नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2024 पेपर 1 के पर्यावरण के क्वेश्चंस। पर्यावरण के जो 30 क्वेश्चंस है वो सारे डिस्कस करेंगे। इसमें हम पर्यावरण के जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उनके साथ साथ पर्यावरण शिक्षण शास्त्र से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन बायलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का लिंक और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा। यदि चैनल का लिंक से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं तो अगर आप सर्च करेंगे दीपक मीना क्लासेस तो उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। EVS एट प्राइमरी लेवल इज रिकमेंडेड टू ट्रांसट्रैक्ट द इंटीग्रेटेड अप्रोच। द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन आर। प्राथमिक स्तर पर EVS को एक एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है EVS draws issues from subjects like science, social science and environmental education। EVS विषयों के मुद्दों को आकर्षित करता है जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। हमें पता है कि जो EVS है वो इंटीग्रेटेड पार्ट है साइंस, सोशल साइंस और EVS का। तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड है इट हेल्प्स इन डेवलपिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ये बिल्कुल भी ठीक है। यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है। इट हैज़ टू रिड्यूस बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर। कह सकते हैं कि अगर हम 3 विषयों को एक ही साथ पढ़ें तो इनकी अलग अलग बुक्स होंगी, अलग अलग टीचर्स को पढ़ाना पड़ेगा, अलग अलग लेवल का नॉलेज चाहिए रहेगा, तो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये ठीक है। इट इज़ कन्वीनियंट टू टीच इंटीग्रेटेड EVS। एकीकृत EVS को पढ़ाना सुविधाजनक है, तो ये भी ठीक है। चारों ही ऑप्शन लगभग लगभग ठीक है, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन का चुनाव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन दे रखे हैं। अब 2 ही ऑप्शन का चुनाव करना है तो कौन कौन से ऑप्शन है जिन्हें हम छोड़ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट तो EVS का फाउंडेशन ही है, यानी कि EVS जो होता है वो साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन का एक इंटीग्रेशन होता है, तो इसे तो हम छोड़ नहीं सकते। ए ऑप्शन को रखना पड़ेगा। ए ऑप्शन हमारे पास है थर्ड में और फोर्थ में। अब बी और डी देख लेते हैं, बी और डी में से कौन सा ज़्यादा सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, और डी कह रहा है एकीकृत EVS पढ़ाना सुविधाजनक है। देखिए, पढ़ाना सुविधाजनक नहीं, अगर पढ़ना सुविधाजनक होता यानी कि स्टडी करना सुविधाजनक होता तो ये लर्नर सेंटर्ड हो जाता, तब हम इसको टिक कर देते। टीच इंटीग्रेटेड EVS कन्वीनियंट है यानी पढ़ाना सुविधाजनक है, तो ये तो टीचर सेंटर्ड हो गया। तो टीचर सेंटर्ड पॉइंट को हम लेके नहीं चलेंगे, बच्चों के लिए जो सही है उसको लेके चलेंगे। तो फिर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ए एंड बी, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है एज एन EVS टीचर यू विश योर स्टूडेंट टू बी अवेयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी around adults so that they can take care of themselves and do not fall prey to sexual harassment. Which step you think is most appropriate? एक EVS शिक्षक के रूप में आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें, यौन उत्पीड़न का शिकार ना हो। इसके लिए कौन सा कदम आप उठाओगे? टीच देम अबाउट पॉस्को एक्ट्स 2012, उन्हें पॉस्को एक्ट 2012 के बारे में बताएंगे। देखिए, छोटे बच्चे हैं भाई, पहली से लेकर 5वीं तक के, जिसमें से थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास के बच्चे आपके जो हैं वो EVS पढ़ते हैं। तो वहाँ पर आप पोस्को एक्ट्स पढ़ाओगे तो पोस्को एक्ट्स वो उसको हो सकता है इतनी आसानी से नहीं समझ सके, क्योंकि ये उनकी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात हो गई। टीच देम टू अवॉइड स्ट्रेंजर्स, उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं। अब अजनबियों से अगर बच्चा दूर रहेगा तो उसका सामाजिकरण कैसे होगा, तो इसे को हमें छोड़ना पड़ेगा। होल्ड वर्कशॉप अबाउट गुड टच एंड बैड टच, ये हम कह सकते हैं। उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित कर सकते हैं। होल्ड सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। ये फिर ओनली गर्ल्स के लिए हो गया, यहाँ पे बॉयज के लिए नहीं बोला है, तो हम इस ऑप्शन को भी हटा देंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। हम उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है रोशनी एन EVS टीचर displays a data chart for how many seeds out of 20 seeds each of mustard, green grams, bengal gram, chili seeds germinated. She asked student to explain why variation in the germination rates of different seeds occur. She wants to access the skill of. रोशनी एक शिक्षक का है, इसने भाई विभिन्न प्रकार के चने और मिर्च के 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित हुए के लिए डेटा चार्ट प्रदर्शित किया।
उन्होंने उनसे ये समझने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अंकुरण दर में भिन्नता क्यों होती है, वे कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस हिसाब से फोर्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है, क्योंकि बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं कि कितने बीज अंकुरित हुए, कितने बीज अंकुरित नहीं हुए हैं। यहाँ पे एक तरह से प्रिडिक्शन भी चल रही है थोड़ी बहुत, कि बच्चे अनुमान लगा सकते हैं कि यार इनमें भिन्नता क्यों हो सकती है। यार इससे बच्चे कुछ निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं कि भाई सरसों का जो बीज है उसमें जो अंकुरण है किस प्रकार से होता है, मिर्च के बीज में किस प्रकार से होता है, किस बीज में जल्दी हो रहा है, किस बीज में धीरे हो रहा है। तो इस हिसाब से इसके चारों ही ऑप्शन सही है। अगर इन चारों में से हमें बेस्ट निकालना हो तो हम उसके लिए फोर्थ ऑप्शन यानी जांच की तरफ जा सकते हैं, कि आप जांच कर सकते हो किस बीज में किस तरह से अंकुरण होता है। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर यानी सीटेट ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया था। डी मतलब होता है ऑल, यानी कि उन्होंने इसका आंसर सभी सही माने। आपने इसमें से कोई सा भी आंसर टिक किया होगा, सभी को इसका नंबर मिला होगा। कई बार ऐसा हो जाता है यदि किसी क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर सही हैं, क्लेम करने पर एक से ज़्यादा आंसर सही पाए जाते हैं, तो उसका मार्क्स सभी को दे दिया जाता है। वैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, लेकिन सारे ही आंसर सही हैं, इसलिए इसका आंसर डी माना गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। विथ रिस्पेक्ट टू तेलंगाना द रिस्पेक्टिव लोकेशन ऑफ गुजरात एंड बिहार आर। तेलंगाना के रिस्पेक्ट में गुजरात और बिहार की लोकेशन क्या रहेगी। हमें पता है अगर हम इसे इंडिया का मैप कंसिडर करें तो यहाँ पर हमारा रहेगा गुजरात, यहाँ पर बिहार और यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना के रिस्पेक्ट में अगर हम गुजरात को देखें, ये हमारी नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो गुजरात हमारा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और बिहार नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उत्तर पश्चिम में हमारा गुजरात है तेलंगाना से, और तेलंगाना से उत्तर पूर्व में बिहार है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। सिलेक्ट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ suitable टूल ऑफ असेसमेंट टू असेस प्रोसेस स्किल्स इन ईवीएस। कुछ प्रोसेस स्किल्स होती हैं, दो तरह की स्किल्स चलती हैं, प्रोसेस स्किल्स एंड कॉम्प्लेक्स स्किल्स, जिसके बारे में हम किसी वीडियो में बढ़िया बात करेंगे कि क्या होती हैं प्रोसेस स्किल और कॉम्प्लेक्स स्किल्स क्या होती हैं। कक्षा में ईवीएस की क्रिया में प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। टीचर डायरी, टीचर डायरी का यहाँ पे यूज नहीं होगा, प्रोजेक्ट वर्क का यूज हो सकता है, ड्राइंग डायग्राम्स हो सकता है एंड पिक्चर रीडिंग भी हो सकता है। तो बी सी डी हो सकता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, प्रक्रिया कौशल का आकलन करने में शिक्षक डायरी की कोई भूमिका नहीं है। चित्र बनवा सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं और चित्र पठन यानी पिक्चर को देखकर आप समझो, अंदाजा लगाओ क्या है इसके अंदर, ये हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, on an union territory map on its one corner following scales is mentioned. Scale 1 centimeter is equal to 155 meter. If a person measure the distance between two cities is 19.7 centimeter, the actual distance between two cities is approximately जो भी हम मैप देखते हैं तो मैप में एक पैमाना लिखा होता है कि पैमाने में 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर है। जैसे अगर हमने कोई इस प्रकार का एक मैप देखा, ये मैप है, तो इस मैप का पैमाना लिख दिया कि भाई 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर, यानी मैप में 1 सेंटीमीटर की दूरी वास्तव में 155 मीटर की दूरी के बराबर है। अब किसी व्यक्ति ने भाई दो शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर नापी, तो कुल दूरी कितनी होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 19.7 का मल्टीप्लाई 155 से करेंगे। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया था तो मेरे को याद है। इसका आंसर आएगा आपका 30535 और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, ये दूरी हमारे पास मीटर में आई है, लेकिन आंसर हमें किलोमीटर में दे रखा है। मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ आ जाएगा 3.0535 किलोमीटर। इस तरह का ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है, 3.05 ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंटेन सफर्स नोज ब्लीडिंग एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज। पर्वतारोही को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का क्या कारण है। द प्रेशर इन ब्लड वेसल्स एक्सीड आउटसाइड प्रेशर। रक्त वाहिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाते हैं
नीचे बहुत ज़्यादा हवा होती है तो दबाव वायु का ज़्यादा होता है, ऊपर वह हवा कम हो जाती है तो वायु का दबाव कम हो जाता है। फिर हमारे अंदर की जो रक्त वाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनमें प्रेशर बन जाता है जिस वजह से नाक में से खून निकलने लगता है, यानी वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, फिर वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ऊष्मा के कुचालक क्या होती हैं? ज़्यादातर जो आपकी नॉन मेटल्स हैं यानी कि अधातु हैं, अधातु जो होती है वो कुचालक होती हैं। तो वुड, वूल, वुड, आयरन, आयरन तो धातु है तो ये तो आपकी सुचालक रहेगी। एल्यूमिनियम भी धातु है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कॉपर भी एक प्रकार की धातु है, ये भी नहीं होगा। ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ये आपके अधातु हैं तो यही आपके कुचालक रहेंगे या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, रिकॉर्ड हाउ द सीड जर्मिनेट टू टू saplings from day 1 to day 10. Rita gave this task to her student because teaching of the lesson germinations. She is trying to assess her student's ability to. पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरित में आते हैं लिखिए। तो रीता ने अंकुरण पाठ को पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को कार्य दिया। विद्यार्थियों से बोला कि आप ये बताओ कि पहले दिन से 10वें दिन तक किस प्रकार से अंकुरण होता है। तो बच्चे इसके बारे में लिखेंगे कि धीरे एक हल्की हल्की सी जड़ टाइप की आती है, फिर वहाँ से ऊपर से पत्ती निकलती है, इस प्रकार से बीज में अंकुरण होता है। अब वे अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। फर्स्ट, ड्रा एंड रिप्रेजेंट, चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। यहाँ पे चित्र बनाने का तो कुछ बोला ही नहीं, यहाँ पर तो लिखने का बोला है। प्रिडिक्ट हाउ जर्मिनेटिंग सीड्स वुड लुक लाइक, हाँ ये ठीक है। अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड भी यहाँ पर चलेगा। इनफर द गिवन एक्टिविटी, ये भी रहेगा, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष भी निकलेंगे। तो ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर चित्र बनाना और प्रस्तुत करना नहीं आएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70, there is a species X of plant that grow in a huge number but is found only in Y part of India, the whole world. Which type of species is it? देखिए कुछ चीज़ें हैं कि एक प्रजाति है जो बहुत संख्या में पैदा होती है लेकिन भारत के सिर्फ बाह्य भाग में ही पाई जाती है, तो इसे हम बोलते हैं एंडेमिक यानी स्थानिक। यह उस स्थान की विशेषता है कि वह प्रजाति सिर्फ उसी जगह पाई जाएगी। जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हिमालय के मैदानों में भी पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ हमें नॉर्थ ईस्ट में देखने के लिए ही मिलती हैं, कुछ चीज़ें जो सिर्फ साउथ में ही होती हैं, तो वे वहाँ की स्थानिक प्रजाति होती है, वह चीज़ वहीं हमें देखने के लिए मिलेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 71, एनवायरमेंट इन ईवीएस मीन्स। ईवीएस में पर्यावरण का क्या अर्थ है? मैन मेड एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट और कल्चरल एनवायरमेंट। तो ईवीएस में पर्यावरण के ये सारे ही मतलब होते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण भी होगा, सामाजिक पर्यावरण भी होगा, प्राकृतिक पर्यावरण भी होगा और सांस्कृतिक पर्यावरण भी होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा, ए बी सी एंड डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हाथियों के विषय में वे कथन चुनिए जो सही नहीं है। फीमेल एलिफेंट लिव्स इन हर्ड्स, बिल्कुल सही है, हथनियाँ जो होती हैं वो झुंडों में रहती हैं। अ हर्ड हैज 20 to 25 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस। देखिए 20 से 25 नहीं होती हैं, 8 से 12 हथनियाँ होती हैं एक झुंड में, 8 से 12 एलिफेंट्स होते हैं, फीमेल एलिफेंट्स रहेंगे। मेल एलिफेंट्स लिव्स इन द हर्ड टिल दे आर 14-15 ईयर्स ओल्ड, ये बिल्कुल ठीक है। हाथी जो होता है 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड से अलग हो जाता है। मेल एलिफेंट्स फॉर मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एज लीव द हर्ड एंड मूव अराउंड अलोन, बिल्कुल सही है। जो हाथी होता है 15 वर्ष की उम्र तक तो के बाद झुंड छोड़ देगा और फिर अकेला ही रहता है। तो पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है, तो राइट आंसर सेकंड ही हो जाएगा, हमें इनकरेक्ट बताना था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मैप रीडिंग एक्टिविटी इन एवीएस क्लासेस डेवलप्स सर्टेन एबिलिटीज एंड स्किल्स इन प्राइमरी स्टूडेंट्स, दोज आर। ईवीएस की कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताओं और कौशलों का विकास करता है। अब वह कुछ योग्यता या कौशल क्या होंगे ये हमें बताना है।
फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड पोजीशन ऑफ प्लेसेस, बिल्कुल ठीक, स्थानों के सापेक्ष स्थिति का पता चलेगा मैप देखने से। अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शन ऑफ प्लेसेस, भाई दिशाओं की भी समझ होती है, हम बताते हैं कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ पर साउथ है, किस तरफ ईस्ट है, किस तरफ वेस्ट है। अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स एंड स्किल्स, ये भी सही है, प्रतीकों और पैमानों को समझ जाता है कि मैप में अगर नीले रंग से कोई लाइन बन रही है तो वो एक नदी का निशान है, ये जो होता है ये आपकी रेलवे क्रॉसिंग का निशान होता है, या रेलवे पटरी जो होती है उसका निशान होता है, इस तरह का जो निशान होता है वो हाईवे का निशान होता है, ये सारी चीज़ें इस तरह से जो डॉट 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 होती है ये सीमा रेखाएं बताती हैं। तो वह सिंबल्स का उपयोग करना और स्केल का उपयोग करना भी सीखता है, क्योंकि हर एक मैप का एक स्केल होता है, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 155 मीटर एक स्केल का प्रयोग किया था। तो सिंबल्स और स्केल की समझ भी विकसित होती है। ड्राइंग प्रिसाइजली अकॉर्डिंग टू द स्केल मैप, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण। देखो मैप बनाना सिखाना ये जरूरी नहीं है, मैप को समझना सिखाना ये जरूरी है। तो डी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए बी एंड सी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। चलो देखो इसको थोड़ा समझते हैं। यू आर एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, देयर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल, यू फर्स्ट गो टू ए विच इज अबाउट 120 फीट। देखिए पूरा क्वेश्चन है, पढ़ते जाते हैं और सीधा सोल्व करते जाते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है और विद्यालय वाई पर स्थित है, तो मान लीजिए यहाँ पर अपना घर है एक्स जगह पर, ठीक है। आप घर से विद्यालय तक कोई सीधी सड़क नहीं है, तो पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में लगभग 125 मीटर की दूरी पर है। फर्स्ट यू फर्स्ट गो टू ए विच इज 125 मीटर ड्यू नॉर्थ टू एक्स, एक्स से नॉर्थ की तरफ, एक्स से नॉर्थ की तरफ भाई ये पहुंच गए हम यहाँ पर ए पर 125 मीटर चलकर, ठीक है। देन गो टू बी विच इज 75 ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए, फिर हम बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में, पश्चिम दिशा इस तरफ होती है, ए के पश्चिम में 75 मीटर की दूरी पर है। तो ए के पश्चिम में 75 मीटर की दूरी, बी पर पहुंच गए ये 75 मीटर की दूरी। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। अब आप सी की तरफ जाओगे जो कि बी से 150 मीटर की दूरी पर है, तो ये हम पहुंच गए सी पर। फिर अंत में आप बाय अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी से ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। सी से हम 75 मीटर चले और यहाँ पर हम पहुंच गए बाय पर, यह है 75 मीटर, ठीक है। बाय पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या है। देखिए बाय के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या है, बाय के सापेक्ष एक्स किस डायरेक्शन में है, नीचे की तरफ है। बाय के सापेक्ष एक्स नीचे क्या होता है आपका साउथ, साउथ यानी दक्षिण। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, ड्यू साउथ, यानी कि ठीक दक्षिण दिशा की तरफ आपका घर रहेगा स्कूल के सापेक्ष। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। सलीम एंड राजू आर यंग स्कूल गोयर्स, सलीम लाइक्स टू ईट लॉट ऑफ फ्राइड फूड एंड मैदा प्रोडक्ट्स। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, सलीम को तला हुआ खाना और मैदे से बने उत्पाद पसंद है, ठीक है। राजू ऑन द अदर हैंड ईट्स होम मेड हेल्दी फूड बट ही नेवर ईट स्पिनच एंड अदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सलीम भाई घर का खाना तो राजू घर का खाना तो खाता है लेकिन वह पालक और हरी पत्तीदार सब्जी नहीं खाता। अब दोनों को कौन सी बीमारी हो सकती है, स्कर्वी एंड एनीमिया, क्वासियोरकर एनीमिया, ओबेसिटी एनीमिया या पेलेग्रा एंड एनीमिया। जो ज़्यादा मैदा और फ्राइड फूड खाएगा तो उसमें तो हो जाएगा मोटापा, और जो हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएगा उसमें हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया जो इसमें ब्लड के जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है और वीकनेस आ जाती है जिससे हम खून की कमी भी कह सकते हैं। तो ओबेसिटी एंड एनीमिया यानी मोटापा और एनीमिया, एनीमिया को हिंदी में रक्ताल्पता कहा जाता है, याद रखिएगा, हिंदी वर्ड्स भी आ सकते हैं। ये दोनों बीमारियां इनको हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है 76। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ एलॉय ओनली, उस धातु को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना हुआ है। तो ब्रास मिश्र धातु है, ब्रॉन्ज मिश्र धातु है, बट लिथियम तो प्योर मेटल हो गया। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम प्योर मेटल है, स्टील मिश्र धातु है। स्टील मिश्र धातु है, ब्रास मिश्र धातु है, लेकिन टिन प्योर मेटल हो गया।
स्टील, ब्रास, ब्रोंज तीनों मिश्र धातु हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को। स्टोरीज एंड नैरेटिव्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द ईवीएस टेक्स्ट बुक्स। बिल्कुल ठीक है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानी और आख्यानों का उपयोग किया है। अगर हम ईवीएस की बुक देखते हैं तो हर एक चैप्टर एक कहानी लेकर आता है। ऑब्जेक्टिव इज टू सेंसिटाइज द चाइल्ड सिंस ही और शी कैन एम्पैथाइज विद कैरेक्टर इन अ स्टोरी और नैरेटिव। टेक्स्ट बुक शुड सेंसिटाइज द चाइल्ड टू वाइड डिफरेंस दैट एग्जिस्ट विद इन आवर सोसाइटी। ये भी सही है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि कहानी में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तक के बच्चों को हमारे समाज के भीतर व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। भाई ये अभिकथन भी सही है और उसका ये कारण भी सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमारी जो पृथ्वी के आयतन में क्या होता है, 1% क्रस्ट होता है, 84% मेटल होता है एंड 15% कोर होता है। ये सारी चीज़ें तीनों की तीनों ही चीज़ें सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। हमारी पृथ्वी की 1% ऊपर पट्टी होती है, यानी जिस भाग में हम रहते हैं और जो हमारी खेती वगैरह होती है वो सारा ऊपर पट्टी का भाग होता है। फिर 84% मेटल चलता है और बीच का जो भाग होता है 15% वो क्रोड कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है ट्रेवलर लाइक अल बरूनी एंड इब्न बतूता ट्रेवल्स फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। जो अल बरूनी और इब्न बतूता है यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की थी, तो गलत है, इन्होंने भारत से यात्रा नहीं करी थी। अल बरूनी जो था वो ईरान या कजाकिस्तान कह सकते हैं, कजाकिस्तान से आया था, और इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, तो ये भारत से तो आए नहीं थे, तो पहला तो आपका गलत ही हो गया, जो अभिकथन है वो गलत हो गया। ट्रेवलिंग लीड टू शेयरिंग द आइडियाज बिटवीन पीपल, सेकंड सही है, यात्रा से लोगों को एक दूसरे के विचार जानने का अवसर मिलता है, तो ये तो गलत ही हो गया। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया और दोनों बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर, जब पहला गलत है तो व्याख्या का तो काम ही खत्म है। ए ट्रू है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है एन ईवीएस टीचर आस्क्स हर स्टूडेंट्स टू इमेजिन एंड आंसर व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ ऑल बर्ड्स वर किल्ड एट वंस फ्रॉम अर्थ सच क्वेश्चंस एज। एक शिक्षिका ने भाई प्रश्न पूछा और उसका उत्तर देने के लिए कहा, अगर क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता है, तो ऐसे प्रश्न क्या कहलाते हैं। कन्वर्जेंट क्वेश्चन तो होंगे ही नहीं, कन्वर्जेंट क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल आंसर होता है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन ये बिल्कुल हो सकते हैं, जिसके मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल हैं वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में आपको एक परिस्थिति में डाल दिया जाता है, जैसे कि यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो भी नहीं रहेगा। फिलोसफिकल क्वेश्चंस भाई दर्शन शास्त्र से संबंधित है, तो ये बच्चों से नहीं पूछे जाते। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। चलिए पहले इसको इंग्लिश में देख लें फिर हिंदी में देख लेंगे। इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5 देयर इज अ रियल स्टोरी ऑफ सूर्यमणि हु लिव्स इन झारखंड। द चैप्टर depicts tribal life and role of Suryamanni. Select the most appropriate aspect addressed by the character relevant for students. एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाली सूर्यमणि की एक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन और सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है। छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है पॉपुलर पर्सपेक्टिव एंड बाइस्ड अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटी। जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह। देखो ये जो हमारे चैप्टर्स होते हैं एनसीईआरटी में, ये किसी प्रकार के पूर्वाग्रह को बढ़ावा नहीं देते, ना ही उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन तो यहीं पे हमारा गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा तो ए वाले तो हमारे दोनों गलत हो ही गए। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेस्ट डेवलपर्स यानी कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट, ये बिल्कुल सही है। भाई इस चैप्टर ने हमें बताया है कि जो वनवासी होते हैं या समुदाय होते हैं उनके पास रहने वाले
जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, जनजाति और उनका जंगल के साथ किस प्रकार से संबंध है, ये इसमें हमें बताया है। गर्ल्स एजुकेशन हाउ इट चेंज देयर लाइफ, बिल्कुल सही भाई, सूर्यमणि ही तो पढ़ लिख जाती है तो उससे इनकी लाइफ किस प्रकार चेंज होती है ये भी इसमें बताया है। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज्ड बाय ट्राइब्स, आदिवासी किस प्रकार के फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज करते हैं ये भी इसमें बताया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा कैसे जीवन बदलती है ये भी बताया है उसमें। जनजाति आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद के बारे में भी उसमें बात की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। विच वन आर द फॉलोइंग माउंटेन्स इज आर कंसिडर्ड टू बी वोल्केनिक इन ओरिजिन, निम्नलिखित में से कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। पहला है किलिमंजारो। किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ये आपका जो अफ्रीका है उसकी हाईएस्ट पीक है, यानी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और किलिमंजारो का जो निर्माण हुआ है वह ज्वालामुखी से हुआ है, बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा जो है यह जापान की हाईएस्ट पीक है, जापान की हाईएस्ट पीक है और इसका निर्माण भी आपकी ज्वालामुखी से हुआ है। एल्प्स जो है यह यूरोप की हाईएस्ट पीक है और इसका निर्माण वोल्केनो यानी ज्वालामुखी से नहीं हुआ है। राइट आंसर ए एंड बी रहेगा, ए एंड बी यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 83। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी, भाई फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, अभी कथन ए और बी को पढ़ना है। क्रॉस वुड नेस्ट ऑन वेरी लो ब्रांच ऑन अ ट्री, बिल्कुल गलत। कौआ पेड़ की बहुत नीची डाली पे घोंसला बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता। वीवर बर्ड स्टेचेस टू लीव्स टू मेक इट्स नेक्स्ट, देखो बीवर पक्षी दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला नहीं बनाता, ये धागों को, घास को और पत्तियों से जो तंतु वगैरह निकलते हैं, पेड़ पौधों की जो छालें वगैरह रहती हैं, बारीक जितने भी इस प्रकार के जो घास तंतु वगैरह रहते हैं, इनको सिलकर अपना घोंसला बनाता है। ऐसा नहीं कि एक पत्ती इसने यहाँ पे देखी कि ये एक पत्ती है और एक ये दूसरी पत्ती देखी और इन दोनों पत्तियों को आपस में सिल के घोंसला बना दी, ऐसा नहीं करता है। तो दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। पीपल कैन इजिली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ डेड सी इवन इफ दे डू नॉट नो टू स्विम, अगर कोई तैरना नहीं भी जानता तब भी वह मृत सागर में आसानी से तैर सकता है, बिल्कुल सही है, मृत सागर में कोई भी तैर सकता है, कोई डूबता ही नहीं उसमें। डेड सी हैज 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर मेकिंग इट द सी हैविंग हाईएस्ट सॉल्ट कंसंट्रेशन, ये भी सही है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है, दोनों ही सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर है हमारा 85। Summer asked his students to consult their family members to find out the name of different food items cooked by different methods like steaming, roasting, boiling, frying, etc. The most appropriate reason for this activity is to, समर अपने छात्रों से विभिन्न परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं। जैसे किसी चीज़ को भाप दे के पकाया जाता है, जो खमंड डोसा वगैरह खमंड है, किसी चीज़ों को भूना जाता है, किसी चीज़ों को उबाला जाता है, किसी चीज़ों को तला जाता है। तो इसका कारण क्या है? इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोगों को प्रोत्साहित करना। इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू वर्क इन ग्रुप्स, बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। इनकरेज होमवर्क, गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। देखो वह टीचर बच्चों से कह रहा है कि अपने घर जाओ, घर के परिवार से के जो सदस्य हैं उनसे सलाह लो कि कोई खाद्य पदार्थ कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से खाद्य पदार्थ जिनको उबालते हैं, किसको स्टीम देते हैं, किसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे बच्चे, किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ना ही वो समूह में कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर यह ना ही किसी प्रकार का होमवर्क है,
यह है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार। इससे सोशल इंटरेक्शन बच्चे का बढ़ेगा। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो हम इसके बारे में किसी से पूछ सकते हैं, वे हमारी मदद कर सकता है। हम हमारे समाज में अन्य लोगों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं। यह सोशल इंटरेक्शन के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 86। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटेजी इन टीचिंग एवीएस एट प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर एवीएस पढ़ाने के अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। एवीएस में डिस्कशन होता है, बिल्कुल होता है। अनुभवात्मक यानी जिससे बच्चों को एक्सपीरियंस मिले, डिस्कशन से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। फील्ड ट्रिप से बच्चों का अनुभव होगा, होगा। डिमोन्स्ट्रेशन जो है इससे बच्चों को अनुभव नहीं होता है। डिमोन्स्ट्रेशन में टीचर कोई चीज़ बच्चों को दिखा रहा होता है, तो इसमें बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम होता है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बिल्कुल सही है। कला की कृत शिक्षा में तो बच्चों को एक्सपीरियंशियल स्ट्रेटेजी रहेगी ही रहेगी ये तो राइट आंसर रहेगा इसका ए सी एंड डी। ए सी डी ऑप्शन नंबर थर्ड में है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87। द EVS curriculum is framed within social constructivist perspective of learning। EVS पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, बिल्कुल सही है। समाज से सीखना, समाज के द्वारा सीखना, समाज में रहकर सीखना, यही तो हमारा EVS का करिकुलम है। पियाजे आइडिया अबाउट चिल्ड्रंस लर्निंग विथ हिज इन डेप्थ स्टडी ऑफ चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। देखो, पियाजे का सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य नहीं रहा है, सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य रहा है वाइगोत्स्की का। पियाजे का रहा है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी रचनात्मक कह सकते हैं या संज्ञानात्मक रचनावादी कह सकते हैं, कॉग्निटिव जिसे हम बोलते हैं। कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव इनका रहा है पियाजे का। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला कथन सत्य है परंतु दूसरा कथन असत्य है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है। इट इज 7:30 PM इन इंडिया टुडे, इट इज 2 PM ऑफ द सेम डे। भारत में 7:30 बज रहा है तो उसी दिन दो कहाँ बज रहे होंगे। ठीक है, 12 बजे के बाद यानी दोपहर का समय, दोपहर का और शाम का समय है। तो भारत से 5 घंटे पीछे, 5.5 घंटे पीछे। हमें पता है कि एक लाइन होती है GMT लाइन, जहाँ से हमें UTC यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड हमें पता चलता है। भारत का GMT चलता है +5:30, यानी भारत का समय जो है वह 5.5 घंटे आगे चलता है। तो भारत से 5.5 घंटे पीछे कौन सा देश चलता है, वो चलता है लंदन, क्योंकि GMT लाइन जो है वह लंदन से निकली है। यहाँ पर टाइम रहता है आपका 00। इससे आप इस तरफ जाते जाते हो तो टाइम प्लस होता जाता है, पीछे की तरफ जाते जाते हो टाइम माइनस में जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 5.5 का अंतर था तो हमने डायरेक्ट लंदन लगा दिया। जापान का जो है वो GMT +9 चलता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे जो सीधे सिंपल हो, जैसे कि डायरेक्ट हम 5.5 घंटे पीछे चले गए, 0 से शुरू हो गए तो लंदन में चलता है, ये पता होना चाहिए। ढाका का +6 चलता है। ढाका का समय यानी बांग्लादेश हम कह सकते हैं, बांग्लादेश का समय भारत के समय से आधे घंटे आगे है। और कराची जानते हो पाकिस्तान में, इसका समय भारत के समय से आधे घंटे पीछे चलता है। वहाँ पे जो UTC है वो +5 चलता है। क्वेश्चन नंबर 89 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम ट्रेवल। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी इंक्वायरी को बढ़ावा देती है। आस्किंग स्टूडेंट टू कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों को ट्रेवल के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप बच्चों से कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट्स के जो विभिन्न प्रकार के मीन हैं उनकी पिक्चर कलेक्ट करो, तो हम कह सकते हैं भाई कलेक्ट कर लो पिक्चर्स। आस्किंग स्टूडेंट टू नरेट देयर नाइवर्स एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रेवलिंग। छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा अनुभव को बताने के लिए कहना, ये ज़्यादा सही है। आप बच्चों से कह रहे हैं कि अपने आपके पड़ोसी वगैरह कभी कुछ घूमने करने गए हों तो वो बताओ, तो ये और अच्छा है। आस्किंग स्टूडेंट टू मेक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑन विंटेज कार्ड, इससे काम नहीं होगा कि भाई डिजिटल प्रस्तुतिकरण दें पुरानी कारों पर। शोइंग पिक्चर्स ऑफ वेरियस प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन नियर बाई एरियाज, आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना।
ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे चल रहा है यात्रा थीम को पढ़ाते समय आपको इंक्वायरी को बढ़ावा देगी। इंक्वायरी को कौन सी चीज़ बढ़ावा देगी? जब बच्चों से आप पूछोगे कि आपके पड़ोसी कहीं घूमने गए होंगे, उस अनुभव को हमें बताओ, तो यहाँ पर आप यात्रा थीम को पढ़ाते समय इंक्वायरी को बढ़ावा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अ टीचर फॉलो द फॉलोइंग मेथड while टीचिंग ईवीएस: think, pair, share, reciprocal pair, tutoring, jigsaw strategy and peer reviewing. These are example of। देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल पेयर ट्यूटोरिंग भी चल रही है, पेयर रिव्यूइंग चल रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए, सेफ पार्टी समूह द्वारा सीखना। लेकिन यहाँ पर थिंक पेयर शेयर चल रहा है, थिंक पेयर शेयर भी आपका सेफ पार्टी में चला जाएगा, और यहाँ पर जिक्सा स्ट्रेटेजी भी दे रखी है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वाइगोस्की ने बताई हैं। पेयर ट्यूटोरिंग जो बताई है, रेसिप्रोकल लर्निंग जो बताई है, वो वाइगोस्की ने बताई है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी आंसर हो सकता है। इसलिए सीटेट ने इस क्वेश्चन का आंसर माना था ऑप्शन ए। जब भी ए लिखा होता है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही हैं। अगर किसी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिक करा होगा वह भी सही है, यदि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड टिक करा होगा वह भी सही है। दोनों ही आंसर टिक करने पे उसको नंबर मिलेंगे। अगर बाई चांस ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर पीयर 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 देखकर पीयर ग्रुप लर्निंग बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि समूह में ही इसमें कार्य चल रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। तो ये थे हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो वे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ एंड वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।